पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हर जगह पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो यूजीसी रेगुलेशन है उस वो हालांकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके लाया गया था। इसकी तमाम सारी चीज़ों को अगर हम देखें कि जैसे इसमें ये नहीं मेंशन है कि एस सी एस टी ओ बी सी की इस कमेटी में मेजोरिटी होगी कि नहीं। वाइस चांसलर इसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होंगे जो पार्लियामेंट के आंसर के हिसाब से 45 में से 37 जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं वो जनरल कास्ट से आते हैं। और इसकी जो इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी एम्बेसडर होंगे या यूजीसी लेवल पे जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी, उसका जो मेजोरिटी कंपोजिशन है उसको लेकर कोई उसमें कुछ भी लिखा नहीं है। बहुत ही वेग और बहुत ही अजीब तरीके से कमजोर तक करके इसको लागू किया गया था। तो आज जो एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है पूरे देश में, इसको मीडिया के द्वारा कितना कवर किया जा रहा है या फिर इसकी सुनवाई कितनी तेज होगी, ये सब देखने का बात है, बातचीत करने का विषय है। तो पीएसए की तरफ से हाँ, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करना चाहेंगे कि हमारे बीच दो इस ऑनलाइन डिस्कशन में सतीश देशपांडे सर हैं और आनंद तेलतुंबड़े सर हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। अ, और आप दोनों का जाति पर बहुत ही गहरा काम है और आप सतीश देशपांडे सर डीयू के फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं। जाति पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा लिखा है। और आनंद आनंद तेलतुंबड़े सर जो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट रहे हैं, काफ़ी संघर्ष भी किया और रिपब्लिक ऑफ कास्ट से लेकर और सारी चीज़ों पर लिखते पढ़ते और बोलते रहते हैं। तो आज इस डिस्कशन में हम शुरू करना चाहेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम सतीश देशपांडे सर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि सर आए और अपनी बात को रखें। और इस पूरे डिस्कशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, हम सबको बता दें कि आधे घंटे तक सतीश सर बोलेंगे, आधे घंटे तक आनंद सर बोलेंगे, उसके बाद हम आधे घंटे क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उसको पुट कर दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग सबको एक्सेस ऑडियो वीडियो का नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। बहुत उस तरीके के लोग भी जुड़ सकते हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश इसमें आ सकते हैं। तो हम सतीश देशपांडे सर को बुलाना चाहेंगे। सर, आप अपनी बात को रखें। सबको नमस्कार। और इस अवसर के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, खासकर पीएसए का। और उम्मीद है कि बातचीत हिंदी में ही होगी, तो मुझे हिंदी में बोलने से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को, हिंदी वालों को जो हिंदी भाषी हैं, उनको इस मुद्दे से भी सचेत कराना चाहता हूं कि आजकल हिंदी के नाम पे एक अजीब तरह की दबंगई चल रही है। तो उसके प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहें। आजकल दक्षिण भारत में रहता हूं, तो इसके प्रति मुझे मेरी संवेदना कुछ बढ़ी है। तो भाषा विषय से कोई परहेज नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पे जिस तरह की राजनीति हो रही है उसका भी आप ध्यान रखें। तो अगर काफी आपके साथी हैं जिनको हिंदी में कठिनाई होती हो, तो हम दूसरी भाषा में भी कोशिश कर सकते हैं। तो भाषा पर इतना ही। अब आगे बोलते हुए मेरे लिए एक खास सौभाग्य का मौका है, और मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ प्रोफेसर तेलतुंबड़े भी बोल रहे हैं, जो जिनकी हैसियत मेरी मुझसे कहीं ज्यादा है इस मामले पर। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसके लिए मैं खास रूप से आपका आभारी हूं कि जो मुझे आपने ये मौका दिया। मैं उनकी किताब अभी पढ़ रहा हूँ, तुरंत इस वक्त मैं उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ। तो शुरू किया जाए। तो मैं इसको थोड़ा संक्षेप में ही बात करना चाह रहा हूं कि मैं सुनना चाहता हूं प्रोफेसर तेलतुंबड़े को ज्यादा। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इस मामले को जो यूजीसी का जो विनियम आया और फिर गया, या लगभग जाने की मुद्रा में है अभी, उसको लेकर के दो तरह की, या उसको हम दो पहलुओं से, या इसके दो आयाम हैं जिनके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। ये दो आयाम या पहलू, एक तो है विचारधारात्मक या आइडियोलॉजिकल लेवल, या विचारधारात्मक स्तर इसे कहिए या पहलू कहिए, जहां सवाल है सामाजिक न्याय की जो लंबी लड़ाई चल रही है संविधान के लागू होने के बाद। जो कुछ संविधान ने वादा किया था, उन वादों को पूरा करने की लड़ाई जो चल रही है, उसके उस स्तर पर है ये। और ये लड़ाई
हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में है, हमारे उसूलों के बारे में है। और दूसरा पहलू जो इससे जुड़ा हुआ भी है लेकिन इससे थोड़ा अलग भी है, वो है इसके क्रियान्वयन का पहलू। इस तरह का विनियम जो होगा उसे लागू कैसे, किस प्रकार किया जाएगा। और इस स्तर पर, इस व्यवहारिक स्तर पर बहुत सारे व्यवहारिक सवाल उठते उठते हैं जो कि उच्च शिक्षण के जो संस्थाएं हैं उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो इन दोनों पहलुओं के बारे में हमें सोचना है। और यद्यपि ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में विशिष्ट रूप से अलग अलग सोचना जरूरी है मेरे ख्याल से। तो पहले हम लें विचारधारात्मक स्तर को, आइडियोलॉजिकल लेवल। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस द आइडियोलॉजिकल लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जहां तक मेरी समझ में इसका महत्व यह है, इस विनियम का महत्व, और 2012 में जो आए थे उनका महत्व यह है कि 2012 में, या लगभग मोटे तौर पे कहिए तो 2010 के दशक में पहली बार औपचारिक तौर पे, सरकारी तौर पे इस बात को स्वीकारा गया कि भेदभाव नाम की चीज होती है और इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। इसके पहले जो हुआ करता था वो था एक प्रकार का भेदभाव का सहजीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, जो कि आम बात थी और जो हमारी दिनचर्या में, खासकर उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं की दिनचर्या में, ये एक बहुत सहज सामान्य रूप से अलग अलग तबकों के लोगों के बारे में, अलग अलग, जैसे महिलाओं के बारे में, अलग अलग जातियों के बारे में, भाषाई रूप से, प्रांतीय रूप से, कई रूप से भेदभाव किया जाता था। और इस पर बड़े धड़ल्ले से, बेखौफ होकर लोग टिप्पणियां करते थे अलग अलग वर्गों पे। तो इस प्रकार का जो सहजीकरण है, इसका अब हम आशा करते हैं कि अब अंत हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। संविधान हमारा 1950 में आ गया था, लेकिन जो 1950 के साथ ही कायदे से शुरू होना था वो आज की तारीख में, या कम से कम 2010 के दशक से आ, उसकी भनक हमें अब मिल रही है। तो एक तो ये हुआ कि सार्वजनिक स्वीकार, औपचारिक तौर पे भेदभाव के प्रचलन का, उसकी उपस्थिति का हमारी संस्थाओं में, या यूं कहिए कि भेदभाव के सहजीकरण का, के अंत की शुरुआत। अभी इसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो लगता है कि हुई है। दूसरा पहलू, दूसरा जो मुद्दा मैं उठाना चाह रहा हूं इस स्तर पर, विचारधारात्मक स्तर पर, ये केवल सार्वजनिक स्वीकार ही नहीं, ये एक तरह के बेनामी या गुमनाम भेदभाव का अंत भी है। क्योंकि इसके पहले नेहरू युग से जो चली आ रही है, या कम से कम वो हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो विवाद थे, वहां से ही ये चला आ रहा है कि जिस बीमारी की जड़ भेदभाव है या द्वेष है, आपसी द्वेष, उसको अलग अलग वैकल्पिक नामों से बुलाया जा रहा था। तो एक तरह से पिछड़ेपन की भाषा, अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शंस, इस तरह की जो भाषा थी वो एक सांकेतिक भाषा थी जो ये इसका सहजीकरण करती थी और इस पर पर्दा डालती थी, भेदभाव पर पर्दा डालती थी। क्योंकि पिछड़ेपन की जड़ क्या है? पिछड़ेपन की जड़ है भेदभाव। उस सदियों तक क्यों चला रहा है पिछड़ापन कुछ लोगों का, कथित पिछड़ापन इसे कहना चाहिए। तो पिछड़ेपन की संज्ञा की महिमा आप देखिए कि ये भेदभाव के शिकार को एक कमजोर व्यक्ति बतलाता है, यानी कि वो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ब्लेम द विक्टिम, उस तरह की ये मानसिकता दर्शाता है कि आप कहते हैं कि कोई एक पिछड़ा हुआ है
तो आप कह रहे हैं कि ये तो या तो कुदरती है, या इस व्यक्ति में या इस समुदाय में कुछ कमी है जिसे दूर करनी चाहिए। आप ये भुला देना चाह रहे हैं, अनायास ही सही, अवचेतन मन से ही सही, आप इसे भुला देना चाह रहे हैं कि ये पिछड़ा क्यों है। ये पिछड़ा इसलिए है कि इसके साथ व्यवस्थित तौर पे सदियों से भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अ, विशिष्ट किसी जाति या प्रजाति के लोग हों, प्रांत के लोग हों, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार की भटकाने वाली भाषा का भी अब अंत हो रहा है, आखिरकार अंत हो रहा है। और मोटे तौर पे कहा जाए कि आजकल जरूरी हो गया है, एक तरह से लाजमी हो गया है कि आप हिंदू संस्कृति की दुआ दें हर जगह। तो मैं इसकी मिसाल ये देना चाह रहा हूं कि जिस तरह पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ा, हमारे यहाँ भेदभाव को बहुत लंबे अरसे तक, 6-7 दशकों तक उसे अज्ञातवास करना पड़ा, यानी कि वो दूसरे नाम से वो हमारे बीच रही। अब ये अज्ञातवास खत्म हो रहा है। तीसरा मुद्दा विचारधारात्मक स्तर पे, कि आज कम से कम 21वीं सदी में अब हम भेदभाव सरीखे समस्या का सरलीकरण अब सह नहीं सकते। यानी कि अब भेदभाव हमें मानना पड़ेगा कि हमेशा ही हमारे समाज में इसका व्यवहारिक स्वरूप बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल। तो आजकल बड़ी बात चल रही है, आपने भी सुना होगा, इंटरसेक्शनैलिटी नाम का एक शब्द बहुत चला हुआ है आजकल। तो ये केवल एक फैशन की चीज नहीं है, ये हमारे अब यथार्थ की चीज बन गई है। तो भेदभाव के कई आयाम होते हैं, और आज हम इस मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल चरण पर पहुंचे हैं हमारे सामाजिक विकास के, कि भेदभाव अब इतना सरल नहीं रह गया। मेरा मतलब यह है कि आज बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो एक पहलू से आप देखें तो ये भेदभाव कर रहे हैं, दूसरे पहलू से देखें तो इन पे भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव के शिकार हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां अब बहुत आम होने लगी हैं। तो हमें भेदभाव के बारे में बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से सोचना होगा। हमारे हालात हमें अब मजबूर कर रहे हैं इस तरह से सोचने के लिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि वही व्यक्ति एक एक दृश्य में या एक संदर्भ में उत्पीड़न का शिकार के रूप में आ सकता है, और दूसरे दूसरे दृश्य में या दूसरे संदर्भ में वो उत्पीड़क भी बन सकता है। और ये कोई अपने आप में ये किसी का कोई षड्यंत्र नहीं है, इससे भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता, लुप्त नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता, लेकिन क्लिष्ट जरूर हो जाता है, पेचीदा जरूर हो जाता है, और इसका सामना हमें करना है। और आखिरी बात, अब ये एक तरह से इसे हम आशावाद कह सकते हैं, क्योंकि अब तक भेदभाव के गुमनाम होने के अलावा, उसका अज्ञातवासी होने के अलावा, वो एक तरह से दंड मुक्त था। जो नॉर्मलाइजेशन जो हम कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, वो नॉर्मलाइजेशन विथ इम्प्यूनिटी, यानी कि आपको कोई सजा नहीं होगी, आप धड़ल्ले से रोज अपमान करते रहे हैं लोगों का, समुदायों का, इस बात से आप पूरी तरह से विश्वास है आपको कि आपको कोई सजा नहीं होगी। और अब लग रहा है ये विनियम इसका संकेत है कि कम से कम इसकी संभावना है। मैं इसे आशावादी कह रहा हूं, क्योंकि हम जानते ही हैं कि कानून में लिखा कुछ होता है, और जो होता है वो हमारे कोर्ट कचहरी में जो होता है वो कुछ और होता है। तो ये कम से कम अब इसकी पहचान हो रही है कि सजा मिलनी चाहिए। तो ये सारी बातें हुई भेदभाव के सार्वजनिक स्वीकार, उसे दूसरे नामों से बुलाए जाने का अंत,
भेदभाव की सूक्ष्मता की पहचान या उसके बहुआयामी होने की पहचान, और इसके दंड मुक्त होने के काल का की समाप्ति की आशा। ये सारी बातें हैं विचारधारात्मक स्तर पे जो मेरी समझ में महत्वपूर्ण है इस विनियम को लेकर के। अब हम आते हैं व्यवहारिक विषयों पे कि इसे लागू किए जाने को लेकर कितनी सारी समस्याएं हैं। यहां हम बहुत सारी बारीकियों में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे मुद्दे संदर्भ सीमित होते हैं, संदर्भ निर्भर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तो यहां जब हम बात करने लगते हैं कि इस तरह का कोई नियम बने तो उसे लागू किस प्रकार से किया जाए, तो सबसे पहली व्यवहारिक सच्चाई जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो ये है कि हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कई तरह के सत्ता को लेकर के पदानुक्रम यानी पावर हायरार्कीज हैं। इन सारे पदानुक्रमों को एक तरह से हमें ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि भेदभाव का जो मैं जो कह रहा हूं, जो पेचीदीकरण, उसका जो कॉम्प्लिकेशन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुडे इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल पावर डायनेमिक्स एंड पावर ग्रेडियंट्स या पावर स्लोप, जो ऊंच नीच की जो चीज। एक तो उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में औपचारिक तौर पे पदानुक्रम होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर होता है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर होता है फैकल्टी में ही। स्टूडेंट में कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, कोई इस विषय का होता है, उस विषय का होता है। इसको लेकर के बहुत सारी ऊंच नीच की भावनाएं हमारे यहाँ हैं, आप जानते हैं। फिर बात आती है लैंगिक भेदभाव की, तो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, और आजकल बहुत से अन्य लिंग के व्यक्ति भी आजकल हमारे संस्थाओं में हैं। फिर केवल फैकल्टी और छात्र ही नहीं, बल्कि जो गैर शैक्षणिक हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये भी सक्रिय है हमारी संस्थाओं में। तो इन सब को लेकर के हैसियत का एक पदानुक्रम बना हुआ है, और अगर भेदभाव के सवाल उठते हैं तो व्यवहारिक तौर पर इस सत्ता की इस गैर बराबरियों को हमें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भेदभाव किसी भी जोड़ी के साथ हो सकता है, यानी कि टीचिंग नॉन टीचिंग के साथ, और टीचर टीचर के साथ, छात्र छात्र के साथ। इस तरह से आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारी जोड़ियां आप बना सकते हैं इसका। तो इन सब में संभव है भेदभाव होना, और इसका कोई भी आप प्रक्रिया, कोई भी नियम आप बनाएं तो इस प्रक्रिया को, इसका ध्यान पहले से रखना होगा कि ये इस तरह के सत्ता को लेकर के बहुत सारी विषमताएं हैं, और इन विषमताओं को ध्यान में रखकर ही कोई सफल कार्यक्रम या विनियम बन सकता है। दूसरा जो मैंने इसके ओर संकेत किया था अभी, कि बहुत सारे भेदभाव के मुद्दे संदर्भ सीमित होते हैं, संदर्भ निश्चित होते हैं। तो जैसे कि जाति का सवाल और सामाजिक न्याय की लड़ाई दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में अलग अलग चरणों में है, या उसका इतिहास अलग है। पश्चिम भारत में अलग है, पूर्वी भारत में अलग है। इस तरह से अलग अलग प्रांतों में भेदभाव, अलग अलग तरह के भेदभावों का अपना इतिहास है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हमारी संस्थाएं अलग अलग तरह की हैं। कुछ बहुत अभिजात संस्थाएं हैं, आईआईटी आईआईएम जैसी सरीखे, और कुछ जो जनता के करीब जिन्हें माना जाता है वैसी संस्थाएं हैं। तो इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे अंतर हैं, इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। एक ही तरह का नियम को इस तरह लचीला होना चाहिए कि उसमें संदर्भ को संबोधित करने का की क्षमता होनी चाहिए, कि वो हम लकीर के फकीर न बन जाएं, और कोई किसी खास संदर्भ में कुछ खास करना है तो उसकी छूट इन नियमों में हो। ये सारी जो चीजें मैं गिना रहा हूं बहुत भयंकर चुनौतियां हैं, ये कोई आसान चीजें नहीं है, लेकिन इनको ध्यान में रखना जरूरी है। असंभव भी नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखना जरूरी है।
तीसरी बात, जिसे अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, कि आपने कोई बना दी, समिति बना दी, जैसे कि अब ये नए जो अधिनियम है या विनियम है जो भी है, उसमें आपने संस्था के अध्यक्ष को इसका मुखिया बनाया है। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि संस्था के अध्यक्ष अध्यक्ष के अपने हित होंगे, और वो संस्था के नाम को एक तरह से बचाना चाहेगा, और वो चाहेगा कि भेदभाव के अगर कोई मुद्दे उठते हैं तो वो जल्दी दब जाएं, उस पर खुलकर बात ना हो। ये स्वाभाविक है। ये जरूरी नहीं है कि संस्था का अध्यक्ष बहुत कोई दुष्ट व्यक्ति हो, कोई बुरा व्यक्ति हो। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी चाहेगा कि संस्था उनकी देखरेख में है, तो उस संस्था की वो बचाव करें। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हितों के का घर्षण या उनमें जो तनाव, इसके प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। कुछ जैसे ये सारी समस्याएं तब मुखर होकर सामने आती हैं जब संस्था के अंदर से ही हम इस समस्या का सवाल का निदान ढूंढते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। तो अगर मैं, मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूं और मेरे ही सहकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत है, और मैं बैठा हूं समिति में, और मुझे उस व्यक्ति के साथ रोज काम करना है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की मुझ पर इस तरह के दबाव हो सकते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, परोक्ष रूप से हो। तो इनसे हम कैसे बचें? दूसरी तरफ, अगर आपको इस पर भेदभाव पर नियंत्रण पाना है, इसे कम करना है, तो संस्था को आत्मीय ढंग से जानने वाले लोगों की जरूरत भी आपको है, दूसरी तरफ ये भी है। तो इन दोनों जो चीजें हैं, इनको नाप तोल के इनमें हम संतुलन कैसे बिठा सकते हैं, इस तरह का सवाल बहुत पेचीदा, इसका भी सामना करना जरूरी है। अगर आप जो सीधा सा इसका जवाब जो सूझता है वो ये है कि आप बाहर के लोगों को लाइए, जो कहते हैं इंडिपेंडेंट आउटसाइडर। जो तो इसमें संभावनाएं भी हैं, समस्याएं भी हैं, किस प्रक्रिया से आएंगे, और अगर वो संस्था से अनजान है तो इसका नतीजा क्या होगा, इस प्रकार की समस्याएं उठ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कम से कम वो जो हितों की का जो क्लेश है, जो जो टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे कम से कम बचाव की संभावना भी बनती है। ये सब सोचना पड़ेगा, और इस सब के बारे में सोचते समय हमें यह भी याद रखना है कि हमारा दुर्भाग्य कहें या हमारी किस्मत, कि अब तक हमारे पास कोई बहुत ही सफल नमूना इसका, मॉडल इसका हमारे सामने नहीं है। ये भी याद रखना जरूरी है। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो लैंगिक भेदभाव, सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो आईसीसी जिसके लिए बनी, और उसके पहले जो पॉश एक्ट था, उसके पहले जो जीएस कैश नाम की जो संस्थाएं, समितियां बनी थी, प्रक्रिया जो बनी थी, वो कुछ हद तक सफल रही। लेकिन जो आईसीसी में जो परिवर्तन हुआ, ये एक कठोर यथार्थ है, कटु सत्य है, जो भी आप माने, कि ये लगभग निष्क्रिय रही हैं, सफल नहीं रही हैं। तो हमारे पास कोई बना बनाया मॉडल नहीं है, हमें नए सिरे से सोचना है, और ये सारी समस्याएं हमारे पास हैं। तो क्रियान्वयन के समय हमें ये देखना है कि अलग अलग तरह के सत्ता को लेकर जो पदानुक्रम है, उनको हम कैसे उनसे हम कैसे निपटें जब भेदभाव की बात हो रही है। संदर्भ सीमित या संदर्भ निर्भर परिस्थितियों से हम कैसे निपटें, और हितों के टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से हम कैसे बचें। तो ये सारे मुद्दे हैं, व्यवहारिक स्तर पे ये सारे आते हैं। तो मेरे हिसाब से बहस चर्चा के लिए मैं अपनी बात यहीं रोकना चाहूंगा, आपको दोबारा ये याद दिलाते हुए कि एक तरफ तो ये एक आशा की किरण है कि इतने अरसे बाद ही सही भेदभाव का स्वीकार तो अब हो रहा है,
उसका अज्ञातवास अब खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है कि क्या ये वाकई खत्म हो रहा है? क्या इसको लेकर के हम फिर, हमारा इतिहास इसका साक्षी है कि कई बार हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर दो कदम पीछे भी हमें धकेल दिया जाता है। तो क्या इसकी भी संभावना है? और अगर विनियम बन भी जाते हैं तो इन्हें निष्क्रिय होने से हम कैसे रोकें? इनका सफल और सक्रिय क्रियान्वयन कैसे किया जाए? ये दो बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं। और अब मैं आपकी तरह ही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि प्रोफेसर तेलतुंबड़े अब बोलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही कम समय में आपने अपने विचारों को रखा, और सॉरी, हम चाहेंगे कि अगर आप लोग बात रखना चाह रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में, तो आप फ्री हैं उसके लिए। हम बीच में नहीं लिख पाए, हमने मैसेज में लिखा था बीच में। तो यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं, मतलब इंग्लिश भी समझ सकते हैं और हिंदी भी। तो जी अगर आप शुक्रिया। मैंने देखा नहीं, मैं जब बोल रहा था तो मैंने चैट की तरफ देखा नहीं था। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे अब मेरी आदत बन गई है कि मैं हर बार जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो इसके बारे में जरूर बोलता हूँ, कि भाषा के सवाल के बारे में। बस इतना ही, तो माफी चाहूंगा। ठीक है सर। ठीक है, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जैसा कि सब लोग, ये सर ने भी कहा, इंतजार कर रहे हैं आनंद सर को सुनने के लिए। हम चाहेंगे कि आनंद सर बात रखें, और इसके पहले मैं और जुड़े सभी लोगों से एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप जितने लोग सुन रहे हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं सर से, आप लोग चैट बॉक्स में कर दीजिए। हम उसको पूछ लेंगे। तो सर, आनंद सर, आप अपनी बात को रखें। सबको नमस्कार। सतीश जी ने बहुत आपकी उम्मीदें बढ़ाई है मुझसे, लेकिन मैं शायद उतना स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाऊंगा। It was a treat really to listen to him, his profundity and erudition, and particularly I was quite surprised with such a beautiful Hindi that is spoken. Uh, मुझे तो नहीं आती है उतनी उतनी हिंदी। हाँ, तो मैं ऐसे ही मिक्स करके बोलूंगा। और मैं जमीन पे आकर क्योंकि प्रोफेसर देश पांडे जैसे आई एम नॉट फॉर्मली trained in humanities or anything, so all of you know that. So I would just relate myself with this regulation and whatever that has happened, in Supreme Court with the such a haste that they have stayed this thing. There are, as Professor Deshpande referred to, the problems are complex, but on the other hand, problems could be simplified too. When you deal with practical things, so all the theoretical issues might not really manifest in the same way as we think. Their practical manifestation could be very, very different. So जैसे कि ये जो regulations है, इनका मकसद है कि जो कैंपसेस में एक इक्विटी को प्रमोट करना वगैरह। तो दिस इज रिलेटेड विथ एवरीबडी इज इससे वाकिफ है कि कैंपसेस में सारे भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और इसको ठीक तरह से इवन हमको मैप भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह से ये भेदभाव होते हैं। शायद कोई भी रेगुलेशन लाए, और इसी में शायद प्रोफेसर देश पांडे ने आपको सेंसिटाइज किया है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये सारे जो मामले हैं, इनको कोई ऐसा मापदंड नहीं होता है, या इतना अमूर्त है, ये इतना कल्चरल में घुला मिला चीज है कि इसको आसानी से ऐसे सेपरेट करके देखना बहुत नामुमकिन सा होता है। हाउ डू वी लुक एट इट? इस सिंपल मैनिफेस्टेशन इज दैट देयर आर discriminations based on caste based discriminations. ये जो रेगुलेशन है उसमें सिर्फ कास्ट बेस्ड रेगुलेशन नहीं है, .3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, उसके विरुद्ध में
उसके अगेंस्ट में काफी ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है अपर कास्ट के लोगों ने। बहुत वल्गर तरह से उस ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्ट हुए हैं। आपने सभी ने देखा होगा। मैं तो ज्यादा न्यूज नहीं देखता हूँ तो, लेकिन मुझे ऐसी झलक मिली कि मोदी और शाह के फोटो को जूतों से मार के और कास्ट की गालियां देकर वगैरह वगैरह लोग खुलेआम उसको जला रहे थे और सारी कुछ धांधली कर रहे थे। और नोटेबल बात है कि वहां पे पुलिस नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस हमें इस वक्त उसकी याद आती है, जैसे मार्च 18 में एक लंबा चौड़ा एक केस चला था महाराष्ट्र से निकलकर, और बाद में ऐसा केस था कि जो एट्रोसिटी एक्ट है उसका मिसयूज हो रहा है, और वो हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो चला और सुप्रीम कोर्ट के बेंच में उसको मान लिया कि हाँ इस उसको मिसयूज होता है और उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। एंड दे डाइल्यूटेड द एक्ट एंड देयर वाज एन uproar from this Dalit communities, and the parliament had to take cognizance of that and bring in the amendment and restore the act. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गलती मान ली, और बाद में 2 साल के बाद में उन्होंने भी उसको वैलिडिटी दे दी। तो इसी की बात आती है, और इसके जो डायनामिक्स है वो एक तरह का है। तो it is said that history repeats, history has repeated. But as Marx said, the history repeats first time as a tragedy and thereafter as a farce. So ये जो आज का जो माहौल है, आज को जो रिपीट है हिस्ट्री का, एक फार्स, बहुत बड़ा फार्सिकल हिस्ट्री है, बड़ा फार्सिकल इंस्टेंस है। इसको किसने बनाया है? आप अगर देखेंगे तो इसमें एक गवर्नमेंट का मुद्दा है, बाद में ऊंची जातियों का तो मुद्दा ही है, दैट मीन्स जो अपर जो डोमिनेंट एलिमेंट्स है सिविल सोसाइटी के, उनका एक मुद्दा है, पुलिस है, और जुडिशरी है। ये मिला के खिचड़ी ने ये जो फार्स एनेक्ट कर दिया है। अभी इसके बारे में ये कोई दोहरा नहीं है कि इसकी जो उपज थी, मीनिंग जेनेसिस थी इस रेजोल्यूशन की, एक्चुअली दे केम फ्रॉम, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि वो जो पीआईएल लगाया था रोहित और पायल की मम्मीज ने सुप्रीम कोर्ट में, कि कोई ठोस रेगुलेशन लाना चाहिए। ये जो 2012 का जो रेगुलेशन था वो प्योरली एडवाइजरी फॉर्म का था, उसके वो असफल रहा है डिस्क्रिमिनेशन रोकने में। तो इस वजह से फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ही इंस्टेंस से यूजीसी ने उसको ये रेगुलेशन को बनाया है और उसको पेश किया। लेकिन बाद में आगे चलकर ऐसे अ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, तो ऐसे उन्होंने इस तरह का रवैया ले लिया कि नहीं, इसका भी मिसयूज हो सकता है, इसके डेफिनेशनल वेगनेस है इसमें, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दे सेड इन दिस थिंग। हाउ वैलिड दे आर, probably there have been many comments that people have made. those legal luminaries और जो पॉलिटिकल और एक्टिविस्ट की साइड से काफी इस पे कहा गया है। मैंने भी इस पे 2 अपने कॉलम्स लिखे हैं। मेरा एक कॉलम आता है आउटलुक में, शायद 1-2 दिन में आ जाए, और दूसरा है स्क्रॉल में, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। और एक और फ्रंटियर में एक मेरा इंटरव्यू भी आ रहा है इस पर। तो खैर ये बातें हैं कि उस पर कॉमेंट्री तो बनती है, बिकॉज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इट डिड नॉट डिजर्व टू बी स्टेट। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई भी इस तरह का फॉर्मल रेगुलेशंस लाकर ये डिस्क्रिमिनेशन का अंत कर सकते हैं या उसको हम रोक सकते हैं। ये इसमें मेरा विश्वास बहुत कम है। आज के माहौल में तो और भी कम है, बिकॉज सारी कुछ आज के माहौल में ऐसा कर दिया गया है कि अ, ये सारा ही विश्वास जाता रहा।
क्योंकि आज आज अभी हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कोर्ट की बात करें, सारे इंस्टीट्यूशन पे एक आइडियोलॉजिकल तबके का एकदम कंट्रोल हो गया है, और वो चाहे जो भी कर सकता है। ये तो एक दिखावा है लेजिटिमेसी करने के लिए कि इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग दिखते रहेंगे, काफी देर तक वो दिखते रहेंगे वगैरह वगैरह, और उनका कैरेक्टर जो है अंदरूनी बदलते बदलते फिर उस ढांचे में चला जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो इससे बट आज के दौर में जहां हम खड़े हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि इस इसके उस तरह से एक्सट्रीमिटी पे जाकर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये रेगुलेशंस, ये जो डिस्क्रिमिनेशन चलते हैं उसको रोक पाएंगे, उसमें मुझे मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट 89 में लाया गया था, उसके नियम बने थे 95 में, और जो अभी एट्रोसिटीज का अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो वो चलता ही रहा है। तो शायद बिकॉज द एट्रोसिटी एक्ट वाज ब्रॉट इन, द एट्रोसिटी नंबर्स हैव गॉन अप। ओके। अभी इसको दो तरह से देख सकते हैं। कोई लोग बोल सकते हैं कि नहीं, लोगों में जागृति हुई है कि एट्रोसिटी एक्ट है, जैसे एक्ट विथ टीथ बोला था इस एक्ट को एक बार का। तो लोग समझ सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट नाउ द एट्रोसिटीज आर गेटिंग रजिस्टर्ड एंड नंबर्स एक्चुअली अपीयर्स वोलन। ऐसी बात नहीं है। इसके दो पहलू हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉन्क्रीट कहा नहीं जाएगा, जा सकता है। तो उसको छोड़ते हैं, लेकिन इसी के उसी का प्रारूप है कि थोड़ा जबरदस्त काइंड ऑफ रेगुलेशंस लाए, जो कि ये डिटरेंस हो। जो भी कोई आसानी से भेदभाव करता रहा है उसको थोड़ा डिटरेंस रहे। तो जहां तक ये जो औपचारिकता है रेगुलेशन लाने की और उसको इम्प्लीमेंटेशन की, ये जो प्रैक्टिकल बात है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और साथ साथ ही साथ इसके भी बारे में बात करना चाहिए कि जुडिशरी का रवैया क्या रहा है। इसके बारे में उन्होंने स्टे क्यों दिया? इंटरिम स्टे का जुडिशरी को हक होता है, और सारे ग्लोबल कोर्ट से किसी भी देश के कोर्ट जो होते हैं उनमें इंटरिम रिलीफ वगैरह का उनको अधिकार है। लेकिन उसके भी एक कोई रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो वो किस तरह के नॉर्म है? उसके लिए कोई वकील बनने की जरूरत नहीं, या लीगल लिम्यूनरी बनने की जरूरत नहीं है। तो वो समझने की बात है। एक तो बात है कि उसमें जो पिटिशनर है किसी इसके खिलाफ, यहाँ पे देखा जाए तो सवर्ण समाज, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम की चीज, ब्लेटेंटली काइंड ऑफ जाति के नाम पर एक ब्राह्मण समाज, वो कुर्मी सेना, क्या नाम है उसका, कुर्मी सेना ना, नहीं कुछ दूसरा था। करनी सेना सर, करनी। हाँ, करणी सेना, करणी सेना। उच्चारते उच्चारते मुझे ही लगा मैं गलत बोल रहा हूँ। और ऐसे लोग जो वैश्य समाज या क्षत्रिय समाज, प्लेटेंटली समथिंग लाइक दो वर्ण व्यवस्था के वर्ण है वगैरह, उसका उच्चारण करके वो इकट्ठा है, और उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन का समिति बनाई है, और वो जो कोर्ट में गए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे कोर्ट में इसके पिटिशनर्स है। तो वो पिटिशनर को ये बताना पड़ेगा देर इज अ प्राइमा फेसी केस। तो उसमें रियली ऐसी बात है कि प्राइमा फेसी देर इज समथिंग लाइक अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी काइंड ऑफ रेगुलेशन। दूसरी बात है कि ये बताना पड़ेगा कि अगर कोर्ट ने इसको स्टे ग्रांट नहीं किया तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। या तीसरी बात है कि हु बेयर्स द बर्डन ऑफ कन्वीनियंस, समथिंग लाइक अ पिटिशनर बेयर्स इट और द डिफेंडर बेयर्स इट। तो तीनों भी बात को अगर हम देखें तो ऐसा दिखाई देगा कि इस रेगुलेशन में जब कोर्ट के सामने आया है, तो उसमें तीनों भी बात पे एक्चुअली वो फेल हो जाता है कि वो एक्चुअली इट इज नॉट अ केस फॉर स्टेइंग इट। ओके। उनके क्या ये थे, उनके ऑब्जेक्शंस क्या थे वो हम देख सकते हैं कि मैं थोड़ा अपने नोट को रेफर करूं, वो आसान हो जाएगा कि वो कौन से ऑब्जेक्शन थे उनके।
एक तो ऑब्जेक्शन था, तो सभी को मालूम है, मिस यूज, यू नो। यस सर, मिसयूज एंड ये वेग एंड फ्लॉड है, ऐसा करके उन्होंने बोला। हाँ, या तो एक तो मिसयूज है कि मिसयूज माने उस रेगुलेशन में उन्होंने कंटेंट किया कि ये ऐसे एसिमेट्रिकल है, उसको कास्ट बेस मानते हैं, कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन को माना गया, लेकिन उसमें जनरल कास्ट है, जो अपर कास्ट है, उनको इंक्लूड नहीं किया है, वो एक्सक्लूड किया है। इट्स एक्चुअली इट्स ए नॉन स्टार्टर, इट्स अ बिट लाफेबल थिंग, यू नो। क्योंकि कोई भी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी जुरिस्डिक्शन आता है दुनिया भर में, जैसे कि रेस के अगेंस्ट में हो, जब अमेरिका में रेस की बातें होती है या जेंडर की बातें होती है, या यूरोपियन कंट्रीज में डिसेबिलिटी की बातें आती है, सो एंटी डिस्क्रिमिनेशन थिंग इज बेसिकली एसिमेट्रिक, बिकॉज उसको स्ट्रक्चरली देखा जाता है कि ये स्ट्रक्चरल है, ये सिस्टमिक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, और उसको एसिमेट्रिक होना ही है। तो जब डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ इज एसिमेट्रिक, उसके उसको एड्रेस करने के जो रेगुलेशन बनेंगे, कायदे कानून बनेंगे, उसमें भी एसिमेट्री आएगी। वो दुहाई देते हैं कि आर्टिकल्स 15(4) या 16(4) वगैरह की बातें करते हैं, तब भी ये बातें आती है एक्चुअली धड़ल्ले से। सुप्रीम कोर्ट itself 50 years back, there was a court judgment, you know, state of Kerala versus NM Thomas। उसमें उन कोर्ट ने कहा था, बिकॉज अपना 15(4) ये कहता है कि रिजर्वेशन देने के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि रिजर्वेशन वाज समथिंग लाइक दिस, 15(4) वाज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। बट एनएम थॉमस ने उसको और सरलीकरण करके दिया है, कि बोलता है कि वो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं है, ये इक्वालिटी का पार्टी है, इंटीग्रल पार्टी है। तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठा है कि ये सब जो सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी, जिन ये अपर कास्ट के लोगों को अभी जो लग रहा है कि चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे इस तरह के रेगुलेशंस हो, ये सारे डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इसकी तो बात ही नहीं बनती है। जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए कि इसका मिसयूज की पॉसिबिलिटी है। हर कोई स्टैचूज में मिसयूज होता है, ओके, लेकिन ये दैट डज नॉट मेक इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और समथिंग लाइक द वर्दी ऑफ ग्रांटिंग अ स्टे। सो ये एक बात है। दूसरी बात क्या कही आपने, अ, कि वेगनेस, ओके, vagueness is a issue of concern, okay, it's valid, because लॉ अगर बनाते हैं तो चाहे जितना पॉसिबल हो उसको उसका वेगनेस से एक्चुअली निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा परफेक्ट कोई स्टैच्यूट अभी तक मैं कोई किसी ने देखा नहीं है, और कुछ किसी ने जाना नहीं, बिकॉज वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक उनका एक दायित्व बनता है कि उसका सही काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन हो। तो उसको some degrees of freedom are there, actually is reposed in institutions, and they have to use it, ओके। उसके लिए गाइडलाइंस बन सकती है, उसके क्लैरिफिकेशन बन सकते हैं, डेफिनेशन कुछ भी बन सकते हैं, जैसे रूल्स होते हैं, एक्ट होने के बाद में रूल्स बनाते हैं, तो उसमें काफी सारा कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसको पॉइंटेड करते हैं कि जो लॉ में जो लैंग्वेज यूज की गई है, जो वेगनेस है, उसको वो रहेगी नहीं। तीसरी बात, और कौन सी बातें हैं, 6 बातें उन्होंने कही है। उसने उसमें उन्होंने बोला वाई सेक्शन 3C मीन्स दैट वाज स्पेसिफिकली हाँ, उसी को जोड़कर बातें हैं कि ये बातें पहले जो कहा गया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज जनरल कास्ट के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये इसलिए वो डिस्क्रिमिनेटरी बन जाता है। तो उसी की बात है कि एक्चुअली एक क्लॉज में जो उसका क्लॉज है 3C, उसमें तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है, लेकिन दूसरे आगे चलकर फिर 3E है, उसमें पूरा जनरलाइज किया गया है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू कास्ट, you know, so every student or every faculty or anybody for that matter in campus actually gets included in that। वहां पे रेस आता है, रिलीजन आता है, कास्ट आता है, जेंडर आता है,
और डिसेबिलिटी आता है, सारे कुछ बातें आते हैं। तो ऐसा कुछ उसमें डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ कोर्ट एक्चुअली टेक्स कॉग्निशंस ऑफ सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज समथिंग अमेजिंग, यू नो। और कौन सी बात थी? सर unnecessarily he asked about the why anti-ragging things are not added in it। वाई? एंटी रैगिंग के लिए 2009 में अलग से रेगुलेशन बना है, बट जो हम्म। काउंसिल ने इनके तरफ से जो रिटिफिकेशन था, उन्होंने जो कंटेस्ट किया, उसने बोला कि इसमें एंटी रैगिंग मेंशन नहीं है। मींस ओ इट। या हाँ, ये बात है कि उसमें, हाँ, इन प्रावधानों में पहले जो ड्राफ्ट बनाए थे, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के बाद ही बनी थी। तो उसमें कि अगर अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसको पनिशमेंट का प्रावधान वगैरह था, वो बाद में निकाल दिया गया है। आई वुड से दैट इट इज क्वाइट वाइज स्टेप, बिकॉज अगर ये जो फॉल्स कंप्लेंट क्लॉज अगर इंक्लूड करते हैं इस रेगुलेशंस में, तो उसका सारा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो पूरा शिफ्ट होता है विक्टिम हुड को, विक्टिम के ऊपर चला जाएगा। और बाद में होता क्या है कि ये एक्चुअली उस पे इतना लोड आता है कि जो जो जीनियन रिपोर्टिंग है उसी को डिटरेंट बन जाएगा वो। अभी बात करो कि वेमुला के बारे में। रोहित वेमुला को अगर वो फॉल्स कंप्लेंट, अगर सारा कुछ बातें अभी पब्लिक डोमेन में है, वेमुला की केस, और सारा की सारा चीज उन्होंने हर स्टेज पे उसको सारा निगेटिव कर दिया था, बिकॉज इट वाज अ प्योर केस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बट अल्टीमेटली उनको क्या कह दिया कि उसी को, उसी पर अलिगेशन किए हैं कि इसने फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट किया है, और जो मरा है वो अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन से मरा है, बिकॉज वो गिल्ट से मरा है। इस तरह से उसको पेश किया गया। अल्टीमेटली इफ यू टेक नाउ इन और टेक इट इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक फॉल्स कंप्लेन, ओके, जिन्होंने कंप्लेन की थी उस केस में, और बहुत सारी कंप्लेन्स है। एक्चुअली आई वाज प्रिवी टू दिस केस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा फॉल्स केस था और उन पे केस बनेगा, ओके। उन जो जिन्होंने किया उन पे केस बनेगा, और उन लोगों को और सॉर्ट ऑफ दे विल हैव टू फेस अ डबल वैमी। एक तो विक्टिमहुड भी फेस किया है, एक तो विक्टिम भी बने हैं, और दूसरी बात पे स्टेट का जो क्रिमिनलाइजेशन है वो भी उनको फेस करना पड़ेगा। इस तरह की बातें होगी। तो कोई भी किसी भी इसमें एक्चुअली ऑल ओवर द ग्लोब जो एड्रेस करता है कोई भी रेगुलेशन और लॉ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, वो सेपरेट आउट करता है जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं और प्यूनिटिव प्रोविजंस होते हैं, उसको एक्चुअली सेग्रीगेट करता है। से प्रोसीजरल सेफगार्ड क्या होते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, या फेयर इंक्वायरी होना, या अपील के प्रोविजन होना, ये सारी बातें उसमें आती है। तो वो सेफगार्ड्स है, यू नो। जो फैक्ट फाइंडिंग होती है तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, ये सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स है। तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसकी ये बेसिस ही होता है, बेसिस ही होती है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एक्सेट्रा। बट हर एक इसमें कोई ये नहीं कहता है कि कोई फॉल्स कंप्लेंट किया है इसके लिए उसको पनिश किया जाए, ओके। अगर वो ब्लैटेंट केस है तो उसके भी प्रावधान लॉ में होते हैं, यू नो। यू कैनॉट जस्ट वॉक इन एंड टेक थिंग्स फॉर राइट। सो उसका तरह की थिंग अपने शायद पिनल कोड में भी मौजूद है। तो उसमें इस रेगुलेशन में उस तरह के प्रावधान लाने का कोई तुक नहीं बनता है। और एनीथिंग आर्ग्यूमेंट देर माइट बी फ्यू मोर, और मे बी। सर वो मिसयूज वाला जो उनका कंसर्न था, दैट वाज लाइक कि ये जो अपर कास्ट जनरल है उनके खिलाफ इट कैन बी मिसयूज्ड ना, एंड बिगनेस एंड ऑल दैट। या मिसयूज वगैरह वही बात है कि वो अपर कास्ट को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं एंड ऐसा वैसा वगैरह। लेकिन उसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड विल कम इन, यू नो, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, अपील वगैरह वगैरह उनको दिखाई देता है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लेकिन ये मानना कि
क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन का नेचर है, एज आई सेड अर्लियर, दैट इट इज स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक। तो नेचुरली कोई तो भी अपर कास्ट का आदमी ही डिस्क्रिमिनेट करता है। आफ्टर ऑल इट्स ए पावर डायनामिक्स, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आता है? इट्स अ पावर। जो पावरफुल है वही डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, कि जो विक्टिम है वो नहीं कर सकता है ना। तो ये बात सही नहीं है कि इसलिए उस पे स्टे देना चाहिए। जो पहले ही हमने संक्षेप में कहा है कि ये स्टे की केस नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों के, कुछ बातें हैं जो खामियां हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहिए था कि चलो भाई, कि इस पे कुछ सुधार लाओ या कुछ इसके गाइडलाइंस बनाओ। ये इस आदेश दे के इसको लागू करना चाहिए था। बिकॉज अभी स्टे देने का मतलब क्या है? इंडिया में जुडिशियल डिलेज इतनी बात है, इतनी डिले होते हैं कि जो स्टे का एक कैरेक्टर बन जाता है, को परमानेंस कैरेक्टर बन जाता है। कि स्टे दे दिया माने वो समथिंग लाइक इट एक्चुअली एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ फाइनल जजमेंट इटसेल्फ। कि और ये दिखाई भी देता है कि इतनी सारी इस अर्जेंसी से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया। अगर कोई ये मार्जिनल सेक्शंस का अपील होता ना, तो सुप्रीम कोर्ट ये 10 5 5 साल तक पड़े रहते हैं, और तुम्हें दुहाई गुहार लगानी पड़ती है, तब भी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के लिए लेता नहीं है। तो यहाँ पे तो 28 को उन्होंने मेंशन किया, दूसरे दिन को हियर किया और स्टे भी दे दिया। तो 24 घंटे के अंदर में सारा कुछ सारा चीज मामला तबाह हो गया। और यहाँ पे लोग पड़े हैं जो डिसेंटर्स वगैरह है, जो पॉलिटिकल इन प्रिजनर्स है, 8 8 साल तक। यूएपीए के केसेस में उमर खालिद तो फेमस हो गया है, लेकिन हमारे केस में एक सुरेंद्र गडलिंग है, ही इज रनिंग अ नाइट थियर, एंड उसका ऐसा पेचीदा करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी लोअर कोर्ट तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को एम्यूलेट करते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट वेर एक्चुअली वुड अपीयर बेटर देन दैट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसा कॉम्प्लेक्स करके रख दिया है कि दैट फेलो डज नॉट हैव एन होप फॉर कपल ऑफ इयर्स प्रोबेबली टू गेट proper hearing in the or resolve his bail matter। तो ये बातें कोर्ट की है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता। तो इसके लिए एक अलग से काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए या रेगुलेशन बनाया जाए कि ये जो जुडिशरी है या इंस्टीट्यूशंस है, हम यही डिस्क्रिमिनेट करती है। ये पूरा डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से बेल दिया गया था और बोला गया था कि एक दिन भी अगर अंदर रहे तो इट इज टू मच, आवर सीजे आई हैड अटर्ड सच काइंड ऑफ थिंग। एंड यहाँ पे है हमारे सामने कितने सारी केसेस है कि वो यहाँ तक बोल देते हैं कि वो गाना था ना कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए थिंग, वो गाना भी जाता रहा। अभी बोलते हैं कि नहीं, बेल इटसेल्फ इज ए रूल, जेल इटसेल्फ इज ए रूल एंड बेल इज एन एक्सेप्शन। तो उल्टा कर दिया है। तो ये जो माहौल हमारे हम भुगत रहे हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता है कि ये सारी बातें गलत तो हो ही गई है, लेकिन इट इज एक्चुअली मच सिंपली सेड देन अदरवाइज। द मामला एक्चुअली बहुत पेचीदा है। जो हमारा रेजिम है उसने काफी चीजें अभी उल्टी सुल्टी कर दी करके रखी है। तो उसको भी हम उसका कॉन्टेक्स्ट हमें लेना पड़ेगा। और एक ये सॉर्ट ऑफ सिम्टम है कि क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है, किस तरह हमें जो निचला तबका है उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी हैसियत क्या है इस देश में। उनको जो अगर संघर्ष भी करने हैं तो किस तरह से करने होंगे। बिकॉज ये सारे कुछ बातें हैं, ये क्यों बना है? एक्चुअली मैं आई वाज सरप्राइज पर्सनली कि दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन वाज अलाउड टू बी ब्रॉट इन, बिकॉज ये एक्चुअली अनइमेजिनेबल है। बाद में मुझे लगा कि कभी ऐसे हो जाता है तो इलेक्शन को ढूंढना पड़ता है। कोई इलेक्शन तो नजदीक नहीं है। तो यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल है, बट मैं समझता हूँ कि अभी यूपी के इलेक्शन आने हैं और यूपी इज ए वेरी गुड थिंग। अभी इलेक्शन के बारे में मैंने तो सिनिकली बोल दिया था कि 1000 years तक बीजेपी को हरा नहीं सकता है अनलेस दे वांट टू लूज इलेक्शन फॉर कीपिंग द लेजिटिमेसी। बट उन्होंने अभी लेड काइंड ऑफ फोर्टिफिकेशन बनाते हैं वो लोग। इट्स नॉट अ सिंपल पार्टी, इट्स अ गैंग।
और उन्होंने अपने अपने सत्ता को रखने के लिए एक लेयर्ड काइंड ऑफ फोर्टिफिकेशन किया है। तो वह भी एक फोर्टिफिकेशन है, समथिंग लाइक यूपी को ये करने के लिए। टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू मूव SC STs and OBCs in UP. Okay. And for that thing, they would afford to incur a momentary ire from the upper caste. So that is what the formulation has been, कि इतना सारा कुछ कि मोदी को जूते मारे, मोदी को पुतले जला जला दिए जाएं, ऑल दिस थिंग आप करके देखिए। JNU में अगर उसका 2% भी अगर होता तो क्या एक्चुअली हो जाता है, को क्या क्या माहौल होता है। ये कहीं भी, JNU की बात नहीं, कहीं भी अगर निचला तबके के लोग या जो पॉलिटिकली डिसेंटर्स है वो अगर ये करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो पुलिस उन पे टूट पड़ती है। वो बोलेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, देश के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी थी, और UAPA लगा देते हैं, ठूस देते हैं हजारों को। ये सारी बातें होती थी, लेकिन ये पूरा एकदम नाटक के तौर पे होने दिया गया। तो इसके बारे में उनका भी एक स्ट्रेटेजी होगी, और पॉसिबली एज आई हाइपोथेसाइज दैट इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस यूपी इलेक्शन, दैट उनको तो जब अपर कास्ट उनके खिलाफ जाते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो दे हैड टेकन फॉर ग्रांटेड, बिकॉज अपर कास्ट को उन्होंने ऑप्शनलेस छोड़ा है। वो तो चाहे कुछ भी गालियां दे, कुछ भी करेंगे, इलेक्शन के वक्त बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। लेकिन उनको एक्स्ट्रा वोट जो है, जो SC ST जिसको जिनका उनके राज में उत्पीड़न हुआ है, या जो उनको उनके पॉलिसी से जब प्रताड़ित हुए हैं, उन लोगों को जो दूर जा रहे हैं उनको एक तरह से अपने जाल में फंसा दे और उनके वोट कमाए। तो ठीक है, मैं यहाँ खत्म करता हूँ, और कुछ अगर कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उसमें और कुछ बोलने की बात आएगी तो देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी तक तो कमेंट, हाँ कमेंट में एक प्रियम है, उन्होंने क्वेश्चन किया है आप तुमरे सर से। How do you see the reaction of the so-called social justice parties, so such as SP, BSP, etc.? मुझे हंसी आती है। ये हमारे पुराने लेबल्स है कि कोई सोशल जस्टिस पार्टीज भी है करके वगैरह, ये सब कास्टिस्ट पार्टीज है, कि अपने अपने कास्ट के ऊपर किस तरह अपना खेमा बनाया जाए, दुकानदार दुकान चलाए, और दे आर ऑल पॉलिटिकल रेंटियर्स अल्टीमेटली। सो आई डू नॉट सी दैट दे एम एट सोशल जस्टिस और एनीथिंग। मैं पर्सनली नहीं विश्वास करता हूँ इस चीज पे। और उनके जो कैरेक्टर है खुलेआम अभी खुल गए हैं। तो अभी वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ये सारी बातें कहते रहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। उनके सिवा तो उनका चारा नहीं है, बिकॉज दैट हैज बीन देयर बेस। सो SP है या BSP है, BSP तो जाती रही है, BSP इज प्रैक्टिकली प्रोबेबली इन BJP कैन। So what BJP wants, they have been doing it very skillfully, and not so skillfully too. तो मुझे विश्वास नहीं है कि कोई SP में कोई ऐसी पार्टी है जो सोशल जस्टिस की पार्टी है। Yes, sir. और लोग जो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, एनीवन हु वांट टू आस्क क्वेश्चन, दे कैन पुट इन द चैट बॉक्स। सर, और लोग क्वेश्चन लाएंगे। एक मेरा भी क्वेश्चन है सर, कि ये जो रेगुलेशन है, इसके अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम देखें तो इसमें EWS को ऐड किया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वी कैन सी इन इट्स ऑब्जेक्टिव पार्ट। बट उस चीज को किसी कहीं पर किसी डिस्कोर्स में नहीं आया, कोई सोशल मीडिया में, कोई मीडिया में कहीं पर नहीं आया। और वो क्यों उन्होंने किया था, क्या उसकी जरूरत थी, इस पर सर आप क्या सोचते हैं? निकाल दिया शायद ना। नो नो सर, वो अभी है। है। उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है उसमें। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है शायद, लैंग्वेज, या यू माइट बी Yes. करेक्ट। या ये EWS जो है वो तो उनका एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पाथवे है। मैं इस तरह देखता हूँ कि अल्टीमेटली इनको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस वगैरह है उसको एलिमिनेट करना है, वो एबॉलिश करना है, और ये अल्टीमेटली वो डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक बेसिस पे देखना चाहेंगे, और ताकि
ये पूरा का पूरा साइडलाइन किया जाए और उस इकोनॉमिक अल्टीमेटली जो आपके सो कॉल्ड सोशल जस्टिस है उसको इकोनॉमिक बेसिस पे लागू किया जाए। तो उनका वो रवैया है। माई रीडिंग इज लाइक दैट, प्रॉब्ली नॉट मेनी पीपल माइट एग्री विथ मी, बट दैट सो बी इट। ओके सर। हरीश ने क्वेश्चन किया है, कंसीडरिंग द सो कॉल्ड सोशल जस्टिस पार्टीज वी हैव फेल्ड दलित आदिवासी लिबरेशन, डू यू थिंक द कम्युनिस्ट पार्टीज कैन ब्रिंग इट, व्हाई एंड व्हाई नॉट? कम्युनिस्ट पार्टीज, दिस इज अगेन लाइट ईयर्स अवे। वो अभी बेचारे दिखाई देते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें अभी बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि इससे हम निकाल कैसे सकेंगे। तो आई डोंट थिंक कम्युनिस्ट पार्टी, जरूर कम्युनिस्ट पार्टी ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी वो अब वही ग्रामर फॉलो कर रही है। एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन स्टे है वो आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने क्लास बेसिस पे क्लास स्ट्रगल करना चाहिए। क्लास स्ट्रगल शुड बी देयर थीम, बट हैव दे बीन डूइंग रियली? आई डाउट रियली, बिकॉज जो भी करते हैं उसको क्लास स्ट्रगल लेबल लगाया जा सकता है। क्योंकि वही वही जो ढांचा होता है, जैसे मार्क्स के जमाने में या रशिया में हुआ था, तो उसी फॉर्मेशन में क्लास स्ट्रगल किया जा सकता है। वो नहीं मैं मानता, क्लास स्ट्रगल हर लेवल पे हो सकता है, बट जो जो भी करते हैं उस पे क्लास स्ट्रगल का लेवल लगा दे तो वो भी सही नहीं है। बिकॉज दे आर ऑल्सो कंप्यूटिंग कास्ट, दे आर ऑल्सो टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ किस कास्ट का कौन उम्मीदवार है। ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स गो इन कम्युनिस्ट कैलकुलेशंस ऑल्सो, कम्युनिस्ट पार्टी कैलकुलेशंस आई मीन। सो सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली जो निचला तबका है उनको पूरा का पूरा ऑर्फन कर दिया है इन पॉलिटिकल लोगों ने। कोई भी बात नहीं है, दलितों की बात करो, दलितों की कोई पार्टी नहीं है। आदिवासी की बात करो, आदिवासी की कोई पार्टी नहीं। बिकॉज जो भी पार्टी है इसको इन्होंने अपने जो फ्रेमवर्क में है सक किया है। और वहां पे ये जो इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है, पर्टिकुलरली एपीटीपी का फ्रेमवर्क है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है उसके बारे में। तुम्हें तुम्हें बाय डिफॉल्ट यू वुड बी कन्वर्टेड into counting or taking sort of support of the existing social fault lines etc. एंड वही काउंटिंग करना पड़ेगा कि हमको मैक्सिमम वोट किस तरह से मिलेंगे, या हमारा पॉलिटिकल काइंड ऑफ थिंग, सो दैट वी कैन बार्गेन फॉर मोर रेंट, पॉलिटिकल रेंट। ओके, उस सो अगर तुम्हें सत्ता हाथ में ना भी आए तो तुम्हें उस तरह से रेंट मिलता रहता है। ये खुल्लम खुल्ला बात है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकुर ने किया है आनंद सर से। मेरे से ही बातें हैं, सारे क्वेश्चन मेरे से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सतीश सर से है, अभी आपके लिए सर। अभी आपका जी। स्पीच खत्म हुआ है तो लोग बैक टू बैक क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके। हाउ इज द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग यूजीसी कैन अफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व? यूजीसी कैन अफेक्ट पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व? Means how is this controversy regarding UGC can affect the politics of Hindutva? No, I think in a way I explained in a shortest way. It's actually Hindutva strategy to let them come out with such kind of regulation, because I can't imagine that UGC is independently doing thing. No institution, for that matter. I might say sound cynical, and most times I do, but ये बात एकदम मान मान लेनी चाहिए कि ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन बची नहीं है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो उनको डिफाई करके, बिकॉज ऑल उनके हेड्स है, वो आरएसएस के हेड्स है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो वो कोई अपने इंडिपेंडेंस दिखाकर कोई ये करेंगे, बिकॉज देर इज समथिंग लाइक अ लेयर्ड काइंड ऑफ थिंग, एज आई अप्रीहेंडेड, अगर इस प्योर फॉर्म में भी अगर इस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता तब भी कोई बात नहीं बनती। इसमें डिस्क्रिमिनेशन पे का बहुत सारा कुछ सॉल्यूशन मिलेगा या असर पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। बट लेकिन इस तरह का भी रेगुलेशन आज के माहौल दौर में लाने देना itself is something like there has to be political strategy backing it.
एंड वो स्ट्रेटेजम को मैंने वॉइस किया कि शायद वो यूपी के इलेक्शन में इस तरह की बातें सोच रहे होंगे, बिकॉज इनकी सोच इस लेवल पे इस इनोसेंट लेवल पे नहीं रहती है। बीजेपी हैज विल नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड और अलाइंड विद देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। जी सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन सतीश सर से है। डू यू फील और सतीश सर से यही बातें, ये क्वेश्चन भी उनको भी पोस्ट करो। आई वुड लाइक टू हियर। सर आपसे क्वेश्चन है, डू यू फील दैट देयर इज एनी कंस्पिरेसी बाय द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस रेगुलेशन दैट हैज रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द present government so far have largely favored the so called upper caste? What is your opinion on this, sir? नहीं, एब्सोल्युटली, लाइक जो प्रोफेसर तेल तुमने जो कह रहे थे, आई वाज मुझे भी बड़ा सदमा हो लगा जब ये रेगुलेशन आया कि मेरी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग that see that 2012 was largely made ineffective. It was forgotten. Nobody even knew about it. I came to know about it much later. I mean, so you can imagine it was really you know not effective. तो मैं ये सोच रहा था कि इसका भी यही हाल होगा। तो 2012 को एक तरह से उन्होंने जीते जी मार दिया, तो वैसे ही उसी मुर्दा हालत में उसको रखेंगे। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी दिस कम आउट। और कागजी तौर पे बहुत सारी चीजें हैं इसमें, प्लेस ऑफ बर्थ भी डाल दिया है, देखिए। तो आगे का सवाल यह है कि इज देयर अ कॉन्स्पिरेसी एंड सो ऑन। नो, एब्सोल्युटली देयर इज नो सीक्रेट अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली नो सीक्रेट, खुलेआम सब हो रहा है ना। पर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। तो एक तरह से वो एक मजबूरी भी है इनकी कि कुछ ना कुछ इनको करते रहना होगा इस तरह का। अब ये उनके खेल कुशलता का, स्किलफुलनेस विथ हाउ हाउ दे प्ले द गेम, अभी तक तो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। सो दे आर मैनेजिंग दिस वेरी वेल। एक तरफ आप एक झुंझुना दिखाते रहो कुछ कि ये ले लो, ये ले लो, तुम्हें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और उसको खिलौने के स्तर पर ही रखो कि वो कोई असाधारण चीज नहीं बने, दैट इट शुड दिस शुड बी जस्ट ऑन पेपर एंड नथिंग शुड हैपन। दैट वुड बी द आइडियल। बट the only hope in politics at times like this is that not everything is always in the control of the powerful. Things happen sometimes just by accident, or whatever, history happens. So we have to really believe that change is possible, that it can happen. No, surely this is a very very astute government in terms of its own politics, in terms of its own objectives. There is absolutely no doubt about that. But I do believe there is some pressure on them because they are in the game of electoral politics. अब ये कब तक ये गेम भी चलेगा अब पता नहीं, है ना। कि जैसे ट्रंप साहब गलती से एक बार कह गए कि ये आखिरी आपका चुनाव होगा, तो इसकी संभावना भी है कि चुनाव प्रक्रिया को ही एक तरह से बेमाने बना दिया जाए। So there are all kinds of possibilities, but I would like to believe that there is some popular pressure as well, and this balancing act that this constantly has to do कि आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पूरी तरह से ब्राह्मणिकल है, आपकी कोर आइडियोलॉजी ब्राह्मणिकल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो खुद भी इनकार नहीं करते इससे। तो और दूसरी तरफ आपको वोट सारे आपके आने वाले हैं दूसरी जातियों से, तो ये तो एक तरह से विरोधाभास है ही ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन दे हैव टू मैनेज ऑल द टाइम, एंड दे हैव मैनेज्ड वेरी सक्सेसफुली सो फार, unimaginably successfully. So in that sense, I do feel there is some popular pressure, but it is not, nothing is happening by accident as far as formal laws and so on are concerned. I agree entirely with what Professor Tiltumde is saying, that this cannot have come without the consent of the government. Now, why the consent was given is the question we are talking about, and there are surely strategic considerations involved. It is not sudden sort of discovery of injustice of discrimination or anything like that. So we have to wait and see that whether there is anything, any कितना इसका अंश वास्तविक है, कितना इसका इससे कुछ मिल सकता है बिना
इसकी इच्छा किए भी, सरकार की इच्छा ना हो फिर भी उनकी इच्छा के खिलाफ भी कई बार कई चीजें हो सकती हैं कुछ हद तक। आजकल keeping up hope has become a duty. It is not, it is not about logic, or it is not about what is objectively looking at you. So you have to believe in the future. So I'm trying very hard to be, sort of positive in the face of this. But yes, that's my. I would also like to add a little bit about EWS. I think I was really, really shocked when the 103rd Amendment was held valid. In my opinion, it is clearly unconstitutional. Absolutely. While economically weaker sections certainly deserve help from the state, they do not deserve reservation, which is a very, very special kind of a provision meant for people who otherwise would never be, even if they were otherwise qualified, even if they were, economically not poor, they would still not be enter mainstream. That is what reservation is for. And the problem is that very successfully reservation has been painted as a welfare program. So you forget the whole point of it. So EWS in my mind was a very big setback for the social justice. Again, I'm not saying that class is not an important issue. It is, but it has to be dealt with in the way that it requires. Basically, the really key part of EWS is the exclusion of those already eligible for reservation under existing laws. That is the key point of EWS. So it effectively makes it for the upper caste. And that should have been unconstitutional in my opinion. ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आपसे ही सर। जो आपने बोला कि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का जो क्वेश्चन है, चाहे वो कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रीजन और सारी चीज़ों को लेकर के हो, और जैसे कास्ट में जो ब्राह्मणिज्म है, उस देर इज कास्ट विद इन कास्ट, बहुत अलग अलग रूप में सब टूटे हुए हैं। व्हेन इट कम्स टू द रेजिस्टेंस, व्हेन इट्स कम टू द यूनिटी, और इसके फाइट करने के लिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए, तो वो जो इतने सारे ब्राह्मणिकल में टूटे हुए हैं, ब्राह्मणिज्म की आइडियोलॉजी में टूटे हुए सब लोग हैं, वो एक साथ कैसे आ सकते हैं अपने शेयर्ड स्ट्रगल के लिए, ताकि एक लार्जर यूनिटी बनाया जा सके इस जो भी ब्राह्मणिकल डोमिनेंट आइडियोलॉजी आरएसएस भाजपा की, उसके खिलाफ। या एक्चुअली अभी इट इज एन अपॉर्चुन टाइम। ये जो क्राइसिस का टाइम आ गया है, ऐसे टर्मिनल क्राइसिस की बात आ गई है ना, तो अभी एटलीस्ट इट शुड वेक अस अप टू द रियलिटी दैट ये जो कास्ट कास्ट करके ना हमें कहीं पे बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। कास्ट का एक ही ये है, कास्ट इज द कंटिन्यूम ऑफ हायरार्की, उसको कहीं भी आप मैनेज नहीं कर सकते इस एंटिटी को, जिस जिस तरह ये इवॉल्व हो गई है कास्ट। तो इसलिए मेरा मानना है कि ओनली दिस नीड्स टू बी ओनली एनिहिलेटेड। देयर इज ओनली वन वे ऑफ पॉसिबल, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और दूसरी बात है, अगर कास्ट चली गई और किस तरह पे हम स्ट्रगल आर्टिकुलेट करेंगे, तो दैट वुड बी क्लास। ओके, जो हमारे मौजूदा हालात है उस पे क्लास की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे बहुत लोगों ने कास्ट के चलते हुए ये क्लास को भी ऐसे क्या बोलते हैं, अब्यूज हो गया है वर्ड, कि उसके माने ही चले गए हैं। जो मार्क्स ने कहा था, या जो भी उसकी संकल्पना थी, मार्क्स ने कोई डेफिनेशंस नहीं लिखी है किसी बातों की, लेकिन जो संकल्पना थी क्लास की, तो जो भी लोग हैं, जो मौजूदा हालात है, वो सारी बातें क्लास के अंदर आनी चाहिए। तो अगर क्लास को हम एनिहिलेट भी करें, एक्चुअली क्लास के तौर पे मोबिलाइजेशन इटसेल्फ माइट बी द वे ऑफ एनिहिलेटिंग कास्ट। ओके, तो ये सारा डायलेक्टिक चलता रहेगा कुछ सालों तक, या कुछ काफी सालों तक ये चलता भी रहेगा। लेकिन हमें एक क्लैरिटी चाहिए मन में कि ये जो कास्ट को लेकर हम जो भी कर रहे हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एटर्निटी तक आप इसको आप सिर्फ फॉर्म चेंज करते रहेंगे। मैंने जैसे कि कहा है, वो
पोस्ट इंडिपेंडेंस में या जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी, तो मैंने कहा कि कास्ट जो है हमारी आज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कास्ट है। जो हमें पहली कास्ट थी जो हिंदू धर्म ने दी थी, कि रिचुअलिस्टिक मीनिंग, किसी धर्म ने या किसी शास्त्रों में लिखी हुई, वैसी कास्ट नहीं है। इसको एक्चुअली मॉडर्निटी के सॉइल में ठीक तरह से क्या बोलते हैं, प्लांट की हुई कास्ट है ये। तो इसको हम, क्योंकि वो कास्ट है वो विथ एन ऑनस्लॉट ऑफ से कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी एसेट्रा कुड हैव रियली withered away in course of time, as it happened in many other countries. We should not take it something like caste cannot be annihilated. That again is a very very dangerous kind of premise. और बहुत सारी चीज लोग ऐसे इसी तरह से चलते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। It can be, there is nothing in the world that cannot be killed or destroyed. But ये एक चीज ऐसी है कि इसे मरना ही है। हमारा अगर हमें जीना है तो उसको मरना ही पड़ेगा। ओके। तो इस तरह देखता हूं मैं। तो अल्टीमेटली आई बिलीव इन क्लास स्ट्रगल। सो आज के जमाने में उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मार्क्स ने बोला है उस तरह से ही फॉर्मेशन बनने की चीज नहीं है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मार्क्स को जाने के बाद दुनिया इतने तेज रफ्तार से बदल रही है कि मैं तो मानता हूं कि we'll have to catch it on fly, because no theories will actually be applicable. We'll have to creatively deal with the situation and theorize it in on fly. जैसे हम आईटी में वगैरह बोलते रहते हैं कि ऑन फ्लाई जो कुछ करना है। हाँ, तो बहुत सारे चीजें हैं वो, ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह होते हैं वो ऑन फ्लाई होते हैं। तो वैसे ही है ये भी, कि हमें उसी रफ्तार को अगर पेश कर रखना है, दुनिया का जो रफ्तार है चेंज करने का। तो पास में जो थ्योरी बनी है एक आज तक, वो हमारी अजम्पशन था कि चलो भाई मार्क्स ने बोला है तो हमने मार्क्सी उसको पैकेज कर दिया मार्क्सिज्म के नाम पे। और फिर उसके पीछे क्या असम्पशन है कि ओके थोड़ी देर तक यही काम चलेगा, ये हमारा पैकेज है, ये इसको अगर हम फॉलो करें फेथफुली तो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। इस तरह से ये नहीं चलेगी दुनिया, इसके आगे की दुनिया, बिकॉज ये सारे इज्म है। इसका ये मतलब नहीं कि हम डिस्कार्ड कर रहे हैं सारे पास्ट को वगैरह। उससे पास्ट में पास्ट ही हमको सिखाता है, बट पास्ट के जो सीख है उसको थोड़ा क्रिएटिवली इंटरप्रेट करना पड़ेगा और हमें प्रेजेंट में यूज करना पड़ेगा। तो यही मैं बोलता रहता हूँ। ओके, थैंक यू सर। हम चाहेंगे सतीश सर भी इस पर अपनी बात 2 मिनट रखें। हाँ, मैं भी इस बात में यही मानता हूं कि आज की जो जाति है वो प्राचीन चीज नहीं है। इट इज नॉट एन एंशिएंट थिंग, इट इज अ वेरी मॉडर्न थिंग। और जाति का आधार आज भौतिक हालात हैं, भौतिक परिस्थितियां हैं। मटीरियल कंडीशंस आर द बेसिस फॉर कास्ट टुडे। और ये इट इज एक प्रकार की वो चेतना भी है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, but it is built today, it is built on material circumstances. That is why it is very important to, I feel that the road to what Professor Tiltumde annihilation कह रहे हैं, I think caste is today जिस अवतार में वो है, वो उस अवतार में इसका एट्रिशन ही हो सकता है। क्योंकि इसको धीरे धीरे करके इसके असर को या किसी दूसरी चीज के असर को बढ़ाना होगा, तब जाके इसका असर कम होगा। तो क्लास का असर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि ये कास्ट की वजह ये एक तरह से छुप जाता है। तो मेरा भी यही मानना है कि मटेरियल कंडीशंस एंड चेंजेस इन द क्लास स्ट्रक्चर, जिस तरह से गैर बराबरी बढ़ रही है, वो एक अजीब तरह से वो उम्मीद की किरण है बदलाव के लिए। क्योंकि इतनी गैर बराबरी झेल पाना किसी भी सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी या कॉन्शियसनेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऑल्दो कास्ट हैज बीन बाय फार, आई थिंक, द मोस्ट सक्सेसफुल, द ओनली थिंग दैट इज बेटर इज प्रोबेबली जेंडर आइडियोलॉजी। पेट्रियार्की इज द ओनली कैंडिडेट जो इसके सामने बरस खड़ा हो सकता है। नहीं तो कास्ट हैज बीन सो पावरफुल
as reproducing itself through material conditions. So I also think that the way to annihilate caste is to make competitors to caste in terms of shaping the present. Competitors emerge, and the effect of the competitors must be made more and more prominent. Caste has swallows up other, conceals changes that are happening due to extra caste reasons, and presents them, wraps it up in caste. So I do think that change is possible, but it has to come not through a direct assault on caste. That can keep going on, but the real undermining or attrition of caste through other kinds of differences, which one day I hope will become too much for caste consciousness to be able to stitch together all the time. ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है तेलतुंबड़ी सर के लिए। सर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसिस्टेंटली पासिंग सच जजमेंट्स फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स that go against the idea of justice itself. Also, one justice commented that trade union lead to decrease in industrialization. Judiciary judiciary is itself seeming a part of a force. Is there any hope in near future? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जायजा लो तो आपको दिखाई देगा कि अ, करीबन जब से ये 2014 से लेकर आज तक, मैंने 11 साल हो गए, it's very interesting somebody to study the judgments, and that's what I said, that there is no institution which escaped their control. So ऐसे नहीं है कि directly control करना चाहिए. There are ways and means of control. Supreme Court gives very good judgments also today even. Okay, when there are no interests of states are entangled. So that time Supreme Court applies law. It's not that those people sitting out there, they do not know law or constitution or something like that. But now this judgment itself illustrates, like for the such kind of learned people to say that trade unions, जो कि दिखाई नहीं देती है देश में, have been responsible for lack of industrialization in the country. It's something like beyond क्या बोलते हैं, laugh here. क्या करेंगे अभी, हम लोग हंस भी नहीं सकते ठीक से. The poor people are not investing, so we have no growth. Yeah. बट वो ट्रेड यूनियन की वजह से, ट्रेड यूनियन को ज्यादा सैलरी मिलेगा, सरप्लस मिलेगा तो ही इन्वेस्ट करेगा ना शेयर में. नहीं, गरीब लोग निवेश नहीं कर रहे हैं उद्योग में, उद्योगपति नहीं बन रहे हैं गरीब लोग, इसीलिए एक तो उद्योगपति नहीं देश बन पिछड़ा रहे है। हैं, बट ट्रेड यूनियन का एक है, जैसे चाइना में 2007-8 में आई वाज इंसिडेंटली देयर, लिटिल बिट आई न्यू from a closer angle. So what the China said, their composition, they were heavily export dependent. तो उन्होंने अपना इंटरनल मार्केट डेवलप करने के लिए उन्होंने they engineered the strikes all across China at the same time, so that the wage level would rise by, they had aimed at something like 27%, and wage rate actually had gone beyond that. And as a matter of fact, the entire configuration of their economy changed. So this is what is to be done. हम कहाँ करेंगे ये सारी चीजें? तो आप बोलते हैं कि जहाँ पे ट्रेड यूनियन दिखाई तक नहीं देते हैं, वी वेर इन ट्रेड यूनियंस वंस अपॉन अ टाइम. अभी हमें तो दिखाई नहीं देता है कि क्या कर रहे हैं, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है कि बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियन आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज हैपेंड. व्हाट अ जोक. Yeah, I just want to remind people, you may have forgotten, the story of the Supreme Court changed drastically the day a sitting Chief Justice sat in judgment when he was the accused. या और क्या बोल सकता है? इसके आगे अब बोलने को क्या रह गया? And that has happened in the past. उसके बाद में काफी चीफ जस्टिसेस आके गए हैं और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया उस प्रोसेस को.
नहीं, पर आज भी अच्छे जजमेंट कभी कभी आ जाते हैं जैसा। वही वही मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी अच्छे जजमेंट आते हैं जहाँ पे स्टेट के इंटरेस्ट आर नॉट एंटेंगल, बट इफ स्टेट wants it in particular way, then the judgment is something like you can predict it what will happen. This judgment itself, I sort of had a premonition that it would be state something what they would do. So ओके सर, एक क्वेश्चन और है आर्यास की तरफ से. माय क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू. इफ रूल्स एंड रेगुलेशन डज नॉट गारंटी ए सॉल्यूशन टू कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस, देन व्हाट इज वे फॉरवर्ड? revolution. रूल्स एंड रेगुलेशन. या मैंने कहा है ना उत्तर में रिवॉल्यूशन. No, थैंक यू. it's true. I think nothing can guarantee, no rule can guarantee it, but rules can open the door. In the end, discrimination will only go when the discriminator rise up and it becomes impossible to discriminate because वो झेल नहीं पाएंगे ना. भेदभाव अगर आप कर रहे हैं तो आप इस विश्वास से कर रहे हैं कि आप पर आंच नहीं आएगी, पर जब आपको इसका जब डर लगने लगेगा कि हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, तब जाकर के कहीं बदलाव आएगा, स्थायी बदलाव. पर इस मामले में सतही बदलाव का भी स्वागत है, क्योंकि जिस हालत में आज हम हैं, even if on the surface people are less discriminatory, that is a step forward, but lasting and genuine change will only come when those discriminated against are able to rise up and simply not accept discrimination. And we have seen some instances where change has happened. To give you one example, when I first came to Delhi to study in the 70s and 80s, the way women were treated in buses was unbelievable. Today, that is very difficult. That does not happen with the same ease. And this is not because of any law, although laws are there and they have helped to raise consciousness, but it is because of changes on the ground. तो ये सारी संभावनाएं हैं, पर ये सही है कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. Guarantee is only in social realities. तो शॉर्ट आंसर इज व्हाट प्रोफेसर तेलतुंबडे has given कि वो क्रांति से ही फिर शांति आएगी. यस. आई नहीं, थिंक. एक्चुअली मैं ये कहूँ कि इस पे कमेंट करते हुए मैंने जिक्र किया था कि मैं एक कॉलम लिखा है, तो उसमें यही कहा कि लास्ट में लिखते लिखते कि मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ होगा. अगर इसे प्योर फॉर्म में भी आता तो कुछ होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता है. फिर भी जो कुछ भी आता है उसको ले एक लीवर के रूप में लेके अपने स्ट्रगल को चालू रखने की जरूरत है. तो ये तो एक प्रोसेस है, हम जी रहे हैं, हम मुर्दा नहीं है. तो स्ट्रगल शुड गो ऑन एंड वट एवर दैट कम्स टू योर शेयर, दैट कुड बी लिवरेज्ड. ऐसे ही करके क्या था. तो ये भी बातें ऐसी है कि चाहे भागते भूत की लंगोटी से ही, लेकिन वो काम में आएगी. Okay, thank you, sir. One more question is there. Since you, Anand sir say, since you mentioned that this is probably another move by BJP to future-proof their electoral politics, so how do we approach this problem? We do need such regulations in our institution, but we must not digress towards BJP trap. So how do we approach it? What politics should we choose? Say it again, that first part I missed, I think, something. Since पहला you पहला सेंटेंस बोलिए. और since you mentioned that this is probably another move by BJP to future-proof their electoral politics. So how do we approach this problem? We do need such regulation in our institutes, but we must not digress toward BJP trap. So how do we approach it and what should be our politics? no, the prerequisite is to understand their stratagem. या जो वो क्या कर रहे हैं उसको पहले तो क्लैरिटी से समझना चाहिए. तो आप दैट माइट बी द फर्स्ट पॉइंट. अगर हम समझते ही नहीं है तो हम उसके बहाव में चले जाते जाएंगे, जो भी वो करते हैं फिर हम इनोसेंटली उसके बहाव में चले जाएंगे. दैट इज व्हाट दे एग्जैक्टली वांट.
बट आप अगर समझते हैं कि इनकी ये चाल है, तो उसको आप थोड़ा सा यू कैन क्रिएट यू कैन क्रिएट काउंटर स्ट्रेटजीज, नो, यू कैन हैव काउंटर स्ट्रेटजीज एंड समथिंग लाइक हर्डल्स। सो वो ये इसी तरह से हमें पॉलिटिक्स करना पड़ेगा ना, जो निचले तबके का पॉलिटिक्स है वो उस तरह से होना चाहिए। तो ओके। तो अभी अभी रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें रेगुलेशन के फेवर में बात करनी पड़ेगी, तो लेकिन हमें उसे बहुत सारी उम्मीदें नहीं रखते हुए भी, क्योंकि इसके सारे के हमारे प्रॉब्लम हो जाएंगे वगैरह, दैट काइंड ऑफ नाइविटी ऑल्सो माइट गो अगेंस्ट अस। सो तो हमें ये देख कर भी कि हमारा जो एडवर्सरी है क्या चाल चल रहा है, तो उसको लेकर फिर हमें अपने भी क्या बोलते हैं, हाथ से फेंकने पड़ेंगे एज ए कलेक्टिव। तो but there are lot many challenges now, the way it is very easy to say many things sitting here, बट जो मौजूदा हालात है ग्राउंड पे वो बहुत पेचीदे हो गए हैं लोगों का। और उसमें काफी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह की आती है कि पीपल हैव बीन, entire society is pulverized into individuals, so those people do not correlate in making a collective। ये सब न्यू लिबरल प्रोसेस है, उसकी भी एक है। बिकॉज एक तुम जरूरत से ज्यादा तुम क्राइसिस पे ढकेल दिए गए हो, क्राइसिस तुम्हारे ऊपर है, तो तुम्हें पहले तो एक ऑर्गेनिज्म करके जिंदा रहने की कोशिश करता है ना। तो वो तो जिंदा रहने की कोशिश उस फेज में लोग हैं। तो वो और उनकी आशाएं काफी मर चुकी है कि कलेक्टिव बनाने के बाद कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम रीड करते हैं तो बहुत दुख होता है। बट खैर, ऑल दिस काइंड ऑफ निराशा से भी आशा की आशा तो रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज विदाउट दैट हाउ डू वी लिव। One question for Satish Deshpande sir. When Odisha recorded over 2,400 SC/ST atrocity cases within 9 months in 2004 and 2024 and 25, what parallel mental health response did the state or university initiate, or are trauma survivor expected to silently move on? Is इट इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ ओडिशा, सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग एल्सवेयर ऑल्सो। इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि अभी जो आज का जो चर्चा है वो विशेषकर विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में है। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जो बाहर समाज में, खासकर ग्रामीण समाज में और कभी कभी शहरी समाज में भी जिस तरह की एट्रोसिटीज होती हैं, उनका हिसाब किताब कुछ थोड़ा सा अलग रहता है। क्योंकि इन संस्थाओं में, क्योंकि कम से कम सतही तौर पे, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में ये उम्मीद की जाती है कि बराबरी है। The university space, particularly a public university, is formally supposed to be an equal space. Our society is not an equal space. तो कोई खेतीहर मजदूर है तो वो एक इक्वल स्पेस में नहीं जी रहा है, वो सबको पता है। लेकिन यहाँ कम से कम सतही तौर पे, औपचारिक तौर पे बराबरी का राज है, ऐसा बताया जाता है कि हमें मानना चाहिए। और जब इस संदर्भ में भी इस प्रकार के भेदभाव होते हैं और लोग मरते हैं इसके कारण, आत्महत्या करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। तो इस फर्क को समझना जरूरी है। एंड आई डोंट थिंक ओडिशा इज एक्सेप्शनल इन दिस रिगार्ड। I am currently living in Karnataka, my home state, and it is now gaining the reputation as UP of the South. तो यहाँ की हालत ऐसी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की कल्पना तक नहीं थी कि यहां भी यह हो सकता है, और हो रहा है। तो इसका मतलब कि काफी हद तक ये जो राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति सफल रही है, ये हमें कबूलना है। फिर इसे कबूलते हुए इसका मुकाबला करने की तैयारी करनी है। मामला ही ऐसा ही है। ये नहीं है कि उड़ीसा के साथ कुछ खास हो रहा है या बहुत अलग है उड़ीसा। उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, हर राज्य की विशेषताएं हैं। देयर आर स्पेसिफिसिटीज associated with every state, and I'm sure Odisha has its own specificities.
which I don't know enough about to say more. But this problem is a general one, that there is no response, automatic response to any suffering of the vulnerable sections anywhere. It is only when it is compelled upon it, when governments and those in power are compelled, that things happen. Yes, Logically speaking, you cannot explain why Rohit Vemula's death or Payal Tadvi's death caused so much. इसका जो अनुगूंज इसकी, the resonance of this was felt throughout the country. We cannot explain that, but it does happen. Sometimes it does happen. ओके सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ आनंद सर से है। वाई डज द स्टेट लाइक ओडिशा, और पूरे देश में सर ने बोला है स्थिति है, वाई डज द स्टेट लाइक ओडिशा अपीयर मोर रिस्पॉन्सिव टू काउ रिलेटेड मोबिलाइजेशन देन टू क्राइम्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, असॉल्ट एंड सोशल एक्सक्लूजन फेस्ड बाय दलित्स एंड आदिवासी? But I think this is happening everywhere, no? यस सर। Everybody is responsive to cow than Dalit or Adivasi. So nothing to be lamented about Orissa. Orissa बहुत अच्छा है। कहीं भी ये माहौल चला है जहां वहां, इट्स नेकेडली, मैंने इट्स अ नेकेड एग्जीबिशन दैट इज गोइंग ऑन इन बॉम्बे लाइक सिटी, यू विल फाइंड। पहले ही इंडिया के फुटपाथ वगैरह ठीक नहीं होते बॉम्बे के साइज के। अगर दूसरे देशों की कंट्रीज वगैरह जाके देखिए आप, तो जो फुटपाथ पे वॉक करते हैं, वो फुटपाथ इतने चौड़े होते हैं कि उसमें अपने आप में वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही दिखाई देता है कि वो जो लोग हैं, जो सिटीजन्स है, जो जिनके पास कारें नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देती है सरकार। हाँ, यहाँ पे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही दिखाई देता है कि हाँ तुम चलो ना थोड़े से, तो उसमें छोटी सी फुटपाथ होती है और उस पे अभी बाकायदा कानूनी तौर पर शायद गाय बंधी होती है। हाँ, बहुत हेल्दी गाय वगैरह। और वो उसको चारा के लिए वो लड्डू बनाते हैं और लोग इर्द गिर्द जाते हैं ना, पुण्य कमाते हैं। तो इट्स अ ब्लडी सीन, टू आई फील लाइक कैचिंग फोटोग्राफ एक्सेट्रा, बट वो हिम्मत नहीं हुई अभी तक कि लोग वहां पे उसको हाथ जोड़ते हैं, उसको वही देते हैं। और जो गाय की मालकिन होती है ना, वो जो लोग बैठते हैं, वो बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। तो ठीक, ये बॉम्बे की है, ये इंटरनेशनल सिटी हो गई है, इसके हालात ये है। शायद दिल्ली विल्ली में भी वही होगा, बिकॉज अभी काफी सालों से मैं कहीं गया ही नहीं हूं ना, और जा भी नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मालूम नहीं। ओके सर, थैंक यू। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 2-4 मिनट हम बात रख के और इसको ख़त्म करेंगे। या सबसे पहले हम आप दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने समय निकाल कर इस ऑनलाइन सेशन में हम लोगों के साथ जुड़े, और साथ साथ पीएसए प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन इन सारे इश्यूज को कैसे देखता है। आज हम देखते हैं कि ये जो रेगुलेशन बहुत ही, मतलब इसमें बहुत कम राइट्स दिए गए हैं, लेकिन इस राइट को भी इम्प्लीमेंट करने में इस सरकार की क्या हालत हो जा रही है। मतलब सरकार तुरंत बैकआउट कर ले जा रहा है, और इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियों के बावजूद। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन जो एक तरफ था, लेकिन उसके बरक्स आज हम 2-4-5 दिनों के रजिस्टेंस के डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्लेसेस पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स निकल कर मार्च किए। और और ये दिखाता है कि जैसा कि आप लोगों ने भी कहा सर, कि हमें एक आशा रखनी चाहिए। तो हम लोग भी एक आशा के तौर पर इसको देखते हैं। और पूरे देश में क्राइसिस है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस हो, और चाहे वो आइडेंटिटी क्वेश्चन का क्राइसिस हो, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ हो, या रिलीजन बेस्ड एट्रोसिटीज़ हो, या कोई किस रीजन से आता है उस पर इसकी एट्रोसिटीज़ है। और साथ साथ एक जो बड़ा क्वेश्चन है रिसोर्सेस का, जो हमारे आदिवासियों के रिसोर्सेज को कॉरपोरेट द्वारा लूटा जा रहा है। और जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम देखते हैं कि अभी बिहार का सेंसस उठा के देख लें तो इतना इनइक्वल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बिहार में है।
और जैसा जैसा पूरे देश में कास्ट सेंसस का डाटा निकल के आएगा, अब तो विजिबली वो चीज़ दिखेगी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे लैंड की होल्डिंग्स हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड की होल्डिंग्स बिल्कुल नहीं है, भूमिहीन है बिल्कुल। और साथ साथ ये खाली लैंड का इशू नहीं है, जो फैक्ट्रीज हैं और जो इंडिया में जो फैक्ट्रीज रन रन की जाती हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो जितना भी कैपिटलाइजेशन इंडिया का हो पाया है, उसमें उसकी डिसीजन मेकिंग में कौन है, और इंपीरियल कनेक्शन उसका क्या है, और कंप्राडोर है वो कैसे एक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग ऐसे देखते हैं कि 1990s में जो न्यू लिबरल इकोनॉमी आई है, उसके साथ जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सर्ज हुआ है, उसमें जो जनता का संघर्ष है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज के दौर में ज़रूरत है कि जनता को मटेरियल कंडीशन जो है, मटेरियल रियलिटी जो है, उन सारी चीज़ों से जोड़ करके एक बड़ा संघर्ष खड़ा करें, जितने भी लोग इस पर सुन रहे हैं। और हम लोग कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं, जेएनयू में भी हम लोग अपना काम करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, और हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सतीश सर को और अनंत तिल तुमने सर को कि आप लोग इस ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू एंड ऑल द यू, बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।